नमस्कार, मैं हूं अरुण गुप्ता। 18 मई की तारीख ने पाकिस्तान को बेचैन करके रखा है। पाकिस्तानी संसद में बिलावल भुट्टो का बयान, डोनाल्ड ट्रंप की पलटी और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्रेलर वाला बयान कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक पर बड़ा प्रहार किया है। इसके बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात देखने को मिले। हालांकि 10 मई को ही युद्ध विराम हो गया, लेकिन पिछले 24 घंटे में आए बयानों में माहौल को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। पाकिस्तान की संसद में सांसदों ने भारत की ओर से नए हमले की आशंका जताई है। बिलावल भुट्टो ने युद्ध विराम को लेकर बड़ा दावा किया है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिक्चर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। युद्ध विराम की घोषणा के 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अपने बयान से पलटना, झूठी जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ का अचानक भारत से बातचीत की पेशकश करना, पाकिस्तान की संसद में सांसदों का भारत की ओर से नए हमले की आशंका जताना और तेजी से बदले घटनाक्रम ने चर्चाओं को हवा दे दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या युद्ध विराम फिर से टूटेगा, क्या तनाव फिर से बढ़ेगा? 18 मई को लेकर पाकिस्तान इतना बेचैन क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या 18 मई को कुछ बड़ा होने वाला है? एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब तक पाकिस्तान में आतंकवादियों के चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ 18 मई को तारीख पाकिस्तानी संसद में सांसदों को डरा रही है। क्या यह डर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का है? क्या पाकिस्तानी सांसद सैयद शिबली फराज ने कहा कि वह चैन से नहीं बैठेंगे। अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान की संसद में सांसदों ने खुलेआम भारत की तरफ से एक और हमले का डर जताया जा रहा है। पाकिस्तानी सांसद डरे हुए हैं और यह डर सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की सेना की सुरक्षा में भी आतंक के आकाओं को बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे छिपना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए झूठी जीत में जश्न मना रहा। देश के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख एक के बाद एक सैन्य ठिकानों का दौरा कर जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की 18 मई को तारीख से डरा रहा है। इसी पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जिन बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, उनकी मैं स्मृति को नमन करता हूं। और साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरे दोस्तों, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान के खौफ की असली वजह क्या है, यह अब हम आपको बताते हैं। दरअसल 18 मई को भारत और पाकिस्तान की डीजीएमओ के बीच सीज फायर पर चौथे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन बातचीत से ठीक पहले क्या ऐसा हुआ जिससे भारत पाकिस्तान को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है? इस सस्पेंस की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति का सीज फायर पर अपना रुख बदलना, बिलावल भुट्टो का सीज फायर पर सवाल उठाना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ का अचानक भारत से बातचीत के लिए राजी हो जाना। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में उनकी अहम भूमिका है, लेकिन 15 मई को ट्रंप ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मध्यस्थता की है। मैंने
सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में मदद की। बिलावल भुट्टो के बयान ने 3 इशारे किए हैं। पहला यह है कि पाकिस्तान को सीज फायर टूटने का डर है। दूसरा इशारा यह है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का डर सता रहा है। इसके साथ ही भारत की अगली कार्रवाई का डर और पाकिस्तान के परमाणु युद्ध की ओर इशारा शामिल है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने जैसे ही सीज फायर तोड़ने के संकेत दिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहनवाज एक बयान जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने भारत में बातचीत शुरू करने की बातचीत कही। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि सीज फायर शांति की शुरुआत नहीं बल्कि एक विराम मात्र है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं करता, तब तक शांति की उम्मीद सिर्फ एक छलावा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आतंकियों को मुआवजा देकर फंसे पाकिस्तानियों में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या अगले निशाने पर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे चेहरे हैं? क्या टारगेट 9 ट्रेलर था और टारगेट 21 पूरी तस्वीर है? अब हम आपको जानते हैं कि पाकिस्तान को सीज फायर टूटने के डर क्यों है। एक बात गौर करने लायक है, वो ये है कि भारत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने भी यह कहा है कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह कह दिया है, और आज राजनाथ सिंह ने यहां तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है वो तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और भारत पूरी दुनिया को ऐसी तस्वीर दिखाएगा। ऐसे में पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कि कहीं भारत सीज फायर खत्म न कर दे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यह वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारियों और सरकार के अन्य लोगों के सामने कबूल कर रहे हैं कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर सटीक हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल किया है, भारत के जवाबी हमले में उनके कई एयरबेस बर्बाद हो गए हैं, खास तौर पर नूर खान एयरबेस। पाकिस्तान का यह कबूलनामा अब दुनिया के सामने आ गया है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक यह कह रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है और अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा था। पाकिस्तानी जीत का जश्न मना रहे थे, अब वही कह रहे हैं कि नुकसान हो गया है। शहबाज शरीफ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वे कहते दिखाई दे रहे हैं कि 9 और 10 तारीख के दरमियानी रात के करीब 2:30 बजे सिपाह जनरल आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पर मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक नूर खान एयरबेस पर गिरा है, कुछ दूसरे इलाके में भी गिरे हैं। हमारी वायुसेना ने अपने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीक का इस्तेमाल किया है। आइए हम उनकी बात सुनाते हैं। बता दें कि नूर खान का कोई साधारण एयरबेस नहीं है, ये पाकिस्तान के वीवीआईपी और हाई लेवल मिलिट्री एविएशन का सेंटर है। इस्लामाबाद से इसकी नजदीकी और इसकी डबल रोल एयरबेस को पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील हवाई ठिकानों में से एक बनाता है। अब तक के हमलों के बाद उपलब्ध सभी सैटेलाइट तस्वीरों में से साफ हो गया है कि भारतीय वायुसेना ने पूरी सटीकता के साथ हमला किया था। किसी भी जगह कोई भी टारगेट चूकता नहीं। इस्लामाबाद के निकट स्थित नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना यानी पीएफ के ऑपरेशंस में मदद करता था और देश के टॉप वीआईपी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसका उपयोग करता था। भारत
अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बयानबाजी अब तेज हो गई है। जहां एक और ट्रंप इसे बड़ी सफलता बता रहे हैं, वहीं भारत का रुख स्पष्ट है। कोई भी समझौता केवल पारस्परिक हितों का नहीं आधार पर होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक चौंकाने वाला दावा किया है। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर सभी टैरिफ यानी आयात शुल्क हटाने की पेशकश की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे इस ट्रेड डील को अंतिम रूप देने में कोई जल्दबाजी नहीं करें। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की ओर से एक बड़ा कदम होगा। इसी पर एस जयशंकर ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। On the trade remarks, let me say this, that look, between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations, they are very intricate, nothing is decided till you know, everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. Thank you very much. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आपको अभी दिखाए सुनाए कि अमेरिका और भारत के बीच बातचीत अब भी जारी है और ये बहुत जटिल मसले हैं। उन्होंने साफ किया है कि अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और जब तक सभी पहलुओं पर सहमति नहीं बनती तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। एस जयशंकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता चल रही है, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया है। कोई भी निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक हर मुद्दे पर सहमति न बन जाए। हर व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत उन देशों में से एक है जो व्यापार में बहुत सारी बाधाएं खड़ा करता है। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि भारत अमेरिका के लिए अपने सभी टैरिफ 100 तक हटाने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे किसी तरह की जल्दीबाजी में नहीं है और सभी देश अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं। ट्रंप के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि वह अमेरिका और वैश्विक व्यापार नीतियों को नए सिरे से करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे आने वाले 2 से 3 हफ्तों में विभिन्न देशों के लिए नए आयात शुल्क तय करने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने भारत के पड़ोसी और प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ भी व्यापार बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने यह संकेत दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को कम करने में व्यापार एक कूटनीतिक हथियार बन सकता है। ट्रंप ने कहा, मैं व्यापार का इस्तेमाल इसको सेटल करने और शांति बनाने के लिए कर रहा हूं। वहीं चीन के साथ अमेरिका ने हाल ही में टैरिफ को कम कर कुछ राहत दी है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर उन्होंने चीन के साथ यह डील नहीं की होती तो शायद चीन टूट जाता। सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाले शख्स को 25 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने फरवरी 2025 में आरोपी हादी मतार को दोषी करार दिया था। इस हमले में लेखक की एक आंख की रोशनी चली गई है। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला करने वाले हादी मतार को अदालत ने 25 साल की सजा सुनाई है। फैसला 2022 में उस दर्दनाक हमले के बाद आया जिसमें रुश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई। अदालत ने फरवरी 2025 में आरोपी को दोषी ठहराया था। जब मंच पर भाषण दे रहे रुश्दी पर चाकू से हमला हुआ तो वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। ये घटना न केवल दुनिया को हिला देने वाली थी बल्कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर भी सीधा हमला मानी गई थी। अब इस हमले के पीछे की मंशा साजिश का खुलासा भी हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक हमलावर हादी मतार आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन में काम कर रहा था और उसने 1989 में जारी एक फतवे के कारण यह हमला किया। यह फतवा लेखक के एक विवादित उपन्यास के खिलाफ जारी हुआ था। इसी पर अमेरिकी जज ने फैसले में क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं।
on behalf of Mr. Rushdie, whether it was in his letter or not, that obviously this is a major setback for an individual that was starting to emerge in his very later years of life into society after going into hiding after the fatwa had occurred. And here he was without a security detail, or, you know, and he was at his most vulnerable. अमेरिकी जज अदालत में मातर ने खुद को निर्दोष बताया और रुश्दी पर पाखंड फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि कोर्ट ने इन तर्कों को नकारते हुए अधिकतम सजा सुनाई और इसे सुनियोजित हमला माना। अदालत में पेश विक्टिम इंपैक्ट स्टेटमेंट में बताया गया कि सलमान रुश्दी पर चाकू से 12 वार किया गया था। उन्हें लगा कि वे इस हमले पे अपनी जान गंवा देंगे। जूरी ने आरोपी को हत्या के प्रयास में दोषी माना और 25 साल की सजा सुनाई। मंच पर मौजूद लेखक के एक सहयोगी को घायल करने के मामले में भी आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई, जो साथ चलेगी। जांच में सामने आया कि हादी मातर का संबंध हिजबुल्लाह से रहा और उसने 1989 के कुछ फतवे के आधार पर यह हमला किया जो लेखक के खिलाफ जारी की गई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता और समाज के खिलाफ था। वहीं बचाव पक्ष ने यह दलील दी कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और सजा को कम किया जाना चाहिए। पूरे विश्व में तबाही मचा चुकी कोरोना महामारी एक बार फिर से दस्तक दे रही है। हांगकांग में कोविड-19 के 31 मरीज पाए गए हैं। सिंगापुर में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना महामारी एक बार फिर से दस्तक दे रही है। हांगकांग से लेकर सिंगापुर तक कोविड की नई लहर सामने आई है। हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे लोगों में दहशत बढ़ने लगी है। हांगकांग में मई के शुरुआती सप्ताह में कोरोना के 31 मामले सामने आए हैं। कोरोना त्रासदी के बारे में सोचकर भी लोग सिहर उठते हैं। पूरे विश्व में कोरोना के चलते लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब फिर से इस खतरनाक वायरस ने अटैक करना शुरू कर दिया है। हालात यह है कि हांगकांग से लेकर सिंगापुर तक कोरोना का लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत में भी कोरोना से हजारों मौतें हुई थी। हांगकांग में कोरोना स्प्रेड शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। अब तक कोरोना के 31 मामले सामने आए हैं। ऐसे में संकट को देखते हुए सभी से आवश्यक सतर्कता बरतने की, मास्क पहनने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में भी अलर्ट जारी किया गया है। सिंगापुर में भी कोविड अलर्ट जारी करते हुए कोविड को लेकर अपडेट जारी किया है। सिंगापुर में अप्रैल के अंत तक कोरोना केसों की संख्या 11,110 तक थी, जो मई के पहले हफ्ते में बढ़कर 14,200 हो गई है। साफ है कि 28% का इजाफा हुआ है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले में आम लोगों में चिंता डालती है। बताया जा रहा है कि रोजाना अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या करीब 30% तक बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामले एशिया के बाकी हिस्सों के लिए भी खतरे की घंटी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि महामारी फिर से विकराल रूप ले सकती है और इसका एशिया के बाकी देशों में भी पड़ सकता है। हांगकांग में संक्रामक बीमारियों के स्वास्थ्य अधिकारी अल्बर्ट वू ने बताया कि कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सांस की तकलीफ वाले मरीज से कोविड संक्रमण के चांस ज्यादा होते हैं। भारत ने आईएमएफ से मिले कर्ज पर पुनर्विचार करने को कहा। जी, भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा नष्ट किए गए आतंकी नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आईएमएफ से कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तान फिर से सवालों के घेरे में है। भारत ने चेतावनी दी है कि यह फंड आतंकवाद को फिर से जिंदा करने में इस्तेमाल हो सकता है। भारत की चेतावनी तब सामने आई जब पाकिस्तान को आईएमएफ से नया लोन पैकेज मिला है। रक्षा मंत्री ने भी साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा नष्ट किए गए आतंकी ठिकानों को दोबारा खड़ा किए जाने की संभावना है। यहां तक मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों पर भी फंड खर्च करने की योजना बनाई जा रही है। अब यह चिंता गहरी हो गई है, क्या आईएमएफ का पैसा सही दिशा में जा रहा है। पाकिस्तान को आईएमएफ की ओर से $1 अरब का लोन जारी किया गया है, जो उसकी गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए है। लेकिन भारत ने इस लोन को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है।
भारत का मानना है कि यह फंड आर्थिक सुधार की जगह आतंकवादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने में इस्तेमाल हो सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में मुरीदके जैसे आतंकी ठिकानों के पुनर्निर्माण की बात करी गई है। भारत का कहना है कि आतंकवादियों पर करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना इस बात का संकेत है कि पैसा सही हाथों में है। भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी नेटवर्क को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम करदाताओं से जमा पैसा मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर खर्च किया जा रहा है। ऐसे में भारत ने IMF से आग्रह किया है कि वह पाकिस्तान को दिए गए लोन की समीक्षा करे और इसकी निगरानी को कड़ा बनाए। दुनिया की निगाह अब इस पर टिकी है कि पाकिस्तान IMF के पैसे का सही इस्तेमाल करेगा या फिर एक बार फंड आतंकवाद की जमीन तैयार करने में खर्च करेगा। भारत की चेतावनी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा है। पाकिस्तान की झूठ को उजागर करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग देशों के दौरे पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार को दुनिया भर में बेनकाब करने की योजना बनाई है। अगले सप्ताह भारत से करीब 30 सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों की यात्रा पर रवाना होगा। ये सांसद 10 दिन तक विदेशों में रहकर वहां के नेताओं और संगठनों से मुलाकात कर पाकिस्तान की साजिशों का असलियत बताएंगे। इसी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आतंकियों ने अपनी शुरुआत की तो मिट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे। आइए हम सुनाते हैं आपको देश के प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक कई झूठे दावे किए हैं और इन्हीं झूठों के खिलाफ अब भारत कूटनीतिक स्तर पर जवाब देने की तैयारी में है। भारत सरकार इस पहल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह समझौता चाहती है कि पाकिस्तान किस तरह आतंकी गतिविधियों को संरक्षण देता है और फिर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश करता है। इस मिशन के तहत सांसदों को विदेश मंत्रालय द्वारा विशेष ब्रीफिंग दी जाएगी ताकि वे हर मंच पर ठोस तथ्यों और प्रमाणों के साथ पाकिस्तान की झूठ को चुनौती दे सके। मिशन में सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल कर इस अभियान को साझा राष्ट्रीय प्रयास का रूप दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के फैलाए झूठ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का फैसला किया गया है। अगले सप्ताह से शुरू हो रही इस यात्रा में करीब 30 सांसद 10 दिन तक अलग अलग देशों में रुकेंगे और वहां की सरकारों, संगठनों और मीडिया से संवाद करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल, DMK, BJP, BJD, NCP, JDU, CPI और अन्य दलों के सांसद शामिल रहेंगे। विदेश मंत्रालय इन सांसदों को राजनीतिक ब्रीफिंग के साथ मिशन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराएगा। हालांकि शुरुआत में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब कांग्रेस और अन्य दलों ने प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर सहमति जता दी है। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार ने पहले सहयोग की अपील ठुकराई थी, लेकिन अब राष्ट्रीय हित में साथ खड़ा होना जरूरी है। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों तथा अन्य दलों के अनुभवी नेता भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान की झूठ को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने तथ्यात्मक रूप से खंडित करेंगे। तो हमारी स्पेशल बुलेटिन बार में यहीं तक। आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।